त्रिशूल संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कलर का हम लोग दूसरा क्लास करेंगे। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे जरूर आप लोग ध्यान से, क्योंकि 24 तारीख को एग्ज़ाम है। आइए आज हम लोग फिर से एक नया पैसेज, नया क्वेश्चन सब देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसको आज एक नज़र देखेंगे। आइए देखिए, पहला इसमें पहले पैसेज है। आप लोग को पैसेज में पहले दिखे क्या कैसे सॉल्व करना है। देखिए लिखा हुआ है, वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी। प्रिजर्व के एक नया वर्ड आ रहा है आप लोग को। प्रिजर्व मतलब क्या होता है? प्रिजर्व मतलब सुरक्षित, ठीक है। सुरक्षित बोलिए, चाहे आप संरक्षित ही बोल सकते हैं इसको। तो वी शुड प्रिजर्व नेचर, हम लोग को नेचर को क्या करना चाहिए? नेचर मतलब यहाँ प्रकृति की बात हो रही है, तो नेचर को हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी, ताकि हम लोग लाइफ को और उसकी सुंदरता को क्या कर सके? संरक्षित कर सके। तो हम लोग नेचर को संरक्षित करेंगे तभी जाके हम लोग अपने लाइफ और उसकी सुंदरता को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन will not just attract our attention but will fill us with infinite satisfaction। देखिए, a beautiful landscape, landscape मतलब होता है कि जो भौगोलिक दृश्य जो होता है, भौगोलिक दृश्य को क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। तो एक सुंदर एक भौगोलिक दृश्य, फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, यानी हर तरफ क्या हो? हरा भरा वनस्पति हो। विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन, ये दोनों जो बातें बोल रही है कि भौगोलिक दृश्य और जो वनस्पति की बातें हो रही है, ये केवल हमारे अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन, केवल अटेंशन को ही अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट विल फील अस विथ इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन, बल्कि ये और क्या करेगा? ये हम लोग के सेटिस्फैक्शन को, हम लोग के संतुष्टि को ये क्या करेगा? पूरी तरह से फुलफिल करेगा, पूरी तरह से उसकी पूर्ति करेगा। जैसे हम लोग भी जानते हैं, कहीं भी भौगोलिक दृश्य देखते हैं, चाहे हरा भरा कहीं भी वनस्पति देखते हैं, तो हम लोग का मन कितना अच्छा लगता है, हम लोग को देखने में उसको एक सेटिस्फैक्शन टाइप का फील होता है कि हाँ बहुत अच्छा हरा भरा है। तो उसी सेंस में वो हम लोग क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो वही बोल रहा है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप और फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन, ये केवल हम लोग ध्यान को केंद्रित नहीं करेगा, बल्कि विल फील अस विथ इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन, ये जबकि हमारे पूरे एक असीमित सेटिस्फैक्शन देगा, एक क्या होता है? इनफाइनाइट संतुष्टि देगा हम लोग के मन में। नेक्स्ट देखिए, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन मच ऑफ आवर नेचर इज नाउ यील्डिंग टू टाउन्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि हम लोग का जो आधुनिकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकरण करना। जितने भी फैक्ट्री वगैरह ये सब बैठते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब औद्योगिकरण हो रहा है, यानी हम लोग क्या हो रहा है? हम लोग एक आधुनिक युग में हम लोग जा रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि आधुनिकीकरण के कारण मच ऑफ नेचर, जो हमारा जो ज्यादातर जो हम लोग का जो प्रकृति है, जो नेचर है, इज नाउ यील्डिंग टू टाउन्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रियल एरिया। ये क्या चीज में चेंज हो रहा है? यील्डिंग मतलब होता है बनाना। ये नेचर जो है, नेचर का ज्यादातर हम लोग यूज अब किस चीज में कर रहे हैं? शहर बनाने में, रोड्स बनाने में और इंडस्ट्रियल एरिया, एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने में। तो ये रोड, शहर, जो ऑथर ये बात बोल रहा है यहाँ पे कि जो हम लोग ज्यादातर नेचर का यूज कर रहे हैं क्या करने में? टाउन्स, रोड, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो टाउन, रोड, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ऑब्वियस ये बात है कि हम लोग जितना भी ग्रीन वेजिटेशन है वो सबको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तब ना वो एरिया मिलेगा, तो वहां पे हम लोग जाके कुछ भी जाके हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं कोई भी चीज। तो उसी बात को यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये दुर्भाग्यवश की बात है कि आधुनिकीकरण के कारण मैक्सिमम नेचर हम लोग का, मच ऑफ नेचर, अधिकतर जो हम लोग नेचर का जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? टाउन्स में, रोड्स में और इंडस्ट्रियल एरिया में। In a few places, some natural reserves are now being carved out to avoid the danger of destroying nature completely। देखिए इसमें एक नया वर्ड आ रहा है आप लोग को, कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब होता है कोई चीज काट के निकाल देना, यानी उसको अलग कर देना वहां से। एवर्ट, एवर्ट एक नया वर्ड आ रहा है। एवर्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं टालना, अवॉइड करना। एवर्ट का मतलब होता है टाल देना कोई चीज को अवॉइड कर देना। डेंजर का मतलब आप लोग को पता ही है। अब देखिए सेंटेंस, इन ए फ्यू प्लेसेस, यानी कुछ जगहों पे, सम नेचुरल रिजर्व्स आर नाउ बीइंग कार्व्ड आउट। जो पहले से जो नेचुरल रिजर्व जो है, जो पहले से संरक्षित जो प्रकृति है हम लोग को, उन लोगों को क्या किया जा रहा है? उन लोगों को काट के हटाया जा रहा है। क्या करने के लिए? क्यों हटाया जा रहा है? टू अवॉइड द डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर कंप्लीटली, ताकि अगर नेचर पूरी तरह से जो डिस्ट्रॉय होने की बात हो रही है, उस चीज को टालने के लिए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी नेचर जो कंप्लीटली हम डिस्ट्रॉय करके क्या बना रहे हैं? टाउन बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तो उस चीज को, उस खतरे से बचाने के लिए, उस खतरे को टालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी नेचुरल रिजर्व है जो पहले से, उनको क्या कर रहे हैं? उनको अलग से, उनका एक स्थान हम लोग पहले से हम लोग बैठा दे रहे हैं, ताकि हम लोग को उसको पूरी तरह से कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़े। वही बात को यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इन ए फ्यू प्लेसेज, कुछ जगहों पे,
सम नेचुरल रिजर्व्स आर नाउ बीइंग कार्व्ड आउट टू अवॉइड द डेंजर। कुछ नेचुरल रिजर्व जो है उनको अब क्या किया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है, कार्व आउट किया जा रहा है, टू अवॉइड द डेंजर, उस डेंजर को टालने के लिए। कौन सा डेंजर? ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर कंप्लीट, यानी नेचर को पूरी तरह से बर्बाद करने के डेंजर से बचाने के लिए। क्लियर है? अब देखिए, मैन विल पेरिश विदाउट नेचर, सो मॉडर्न मैन शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रगल टू सेव प्लांट्स विच गिव्स अस ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। देखिए यहां ध्यान देखिए, यहां एक नया वर्ड आप लोग को आ रहा है, पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो बोल रहा है कि मैन विल पेरिश विदाउट नेचर, मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य बिना प्रकृति के, बिना नेचर का क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सो मॉडर्न मैन, इसलिए आधुनिक आदमी को, शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को क्या करना चाहिए, जारी रखना चाहिए, टू सेव प्लांट्स, प्लांट्स को बचाने के लिए। अब प्लांट्स क्या करता है, विच गिव्स अस ऑक्सीजन। ये विच जो लगा हुआ है आपको सेंटेंस में, ये विच क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है। सेंटेंस के बीच में हु या विच आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। हु यूज करते हैं हम लोग किस चीज के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, और विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग चीज के लिए। तो उस असल में देख रहे हैं कि प्लांट्स के लिए यहाँ क्या यूज किया गया है, विच यूज किया गया है। तो बोल रहा है कि जो प्लांट जो है, जो हम लोग क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। फिर कॉमा देके लिखा हुआ है फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलोप हो जाना, यानी लुप्त हो जाना, कोई चीज गायब हो जाना हमेशा के लिए। तो ये चीज एक्सटेंशन नहीं हो, इसी एक्सटेंशन को बचाने के लिए हम लोग को ये स्ट्रगल कंटिन्यू, हम लोग आधुनिक आदमी को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा, ताकि इसका एक्सटेंशन से हम लोग क्या कर सके, बचा सके, यानी नेचर एक्सटेंशन होने से हम लोग क्या कर सके, उसको बचा सके। मोर ओवर नेचर इज इसेंशियल टू मैंस हेल्थ। ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, इसको ध्यान मत रखिएगा। मोर ओवर नेचर इज इसेंशियल टू मैंस हेल्थ। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इतना तो जो बातें बोली गई, उसके बाद में भी ऑथर लास्ट में एक लाइन ये लिख रहा है कि इसके अतिरिक्त नेचर इज इसेंशियल टू मैंस हेल्थ। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जरूरी। तो नेचर जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी चीज है। तो इस तरह से इस ऑथर ने कहा, ऑथर का कहने का सेंस ये था पूरे पैसेज में कि नेचर, हम लोग क्या करता है, नेचर को देखते हैं तो हम लोग एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक हम लोग को क्या अट्रैक्शन होता है, उसको देख हम लोग एकदम इनफिनाइट सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आधुनिकीकरण भी करना जरूरी है। तो आधुनिकीकरण करने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाउन्स को, रोड्स को बना रहे हैं और नेचर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर लेकिन ध्यान में आया कि नहीं, अब क्या करना होगा, हम लोग को जो पहले से संरचित है उसको बचा के, यानी उसको क्या करना है, उसको कार्व आउट कर देना है, उसको हटा देना है, अलग कर देना है उसको, और उसको हटा के तब दूसरे एरिया में हम लोग क्या क्या करना है, हम लोग को मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं हम लोग, ताकि नेचर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, हम लोग बचा भी सके उसको। तो इसी बात को यहाँ पे ऑथर ने इस पूरे पैसेज में चर्चा की है। अगर पैसेज समझ में आ गया है तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज नेचर इन दिस पैसेज मीन। इस पैसेज में नेचर का मतलब क्या है, नेचर वर्ड जहां जहां यूज किया गया है उसका मतलब क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है कंट्री साइड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, फिजिकल पावर दैट क्रिएटेड द वर्ल्ड, इनहेरेंट थिंग्स दैट डिटरमाइन कैरेक्टर, प्रैक्टिकल स्टडी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए पहला है कंट्री साइड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्री। नेचर के बारे में अभी हम लोगों ने कहा कि नेचर क्या है, फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, हरा भरा वनस्पति हो। तो इस तरह का फीलिंग कहाँ आता है, जब कब आएगा, जब पूरा एरिया क्या होगा, कवर्ड रहेगा प्लांट्स और ट्री से, तभी ना होगा। तो इसका एक सेंस ये हो सकता है कि नेचर का मतलब ये होगा कि हाँ ऐसा एरिया जो ट्रीज एंड प्लांट से क्या हो, कवर किया हो। ये हम लोग को आंसर लग रहा है कि ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं, फिजिकल पावर दैट क्रिएटेड द वर्ल्ड। मतलब नेचर, इसके बारे में तो कुछ ऐसी बात नहीं कि किया गया है कि नेचर क्या एक फिजिकल पावर है जो वर्ल्ड को बनाता है, इसके बारे में तो ऐसा कुछ चर्चा नहीं किया गया है, ये नहीं होगा आपका। इनहेरेंट थिंग्स दैट डिटरमाइन करते हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है आंतरिक, यानी आपके अंदर का विचार। यहां बोल रहा है कि इनहेरेंट थिंग, एक आंतरिक चीज जो किसी के कैरेक्टर को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। यहां नेचर का मतलब, यहां ये जो सी नंबर जो दिया हुआ है, नेचर का मतलब यहां पे बोल रहा है आप लोग को ये प्रवृत्ति। नेचर का एक और मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी किसी आदमी का जो कैरेक्टर होता है, किसी आदमी का नेचर कैसा होता है, वो बात बोला गया है यहाँ पे। तो वो बात तो पैसेज में तो नहीं था, पैसेज में तो एक्चुअल नेचर का बात कर रहे हैं, प्रकृति का बात कर रहे हैं। ये सी में जो बात बोला गया है इनहेरेंट थिंग, यानी किसी का आंतरिक चीज जो उसके कैरेक्टर को क्या करे, डिटरमाइन करे, बताएगा कैसा कैरेक्टर का आदमी है, तो वो उस नेचर की बात हो रही है, वो प्रवृत्ति की बात हो रही है उसकी। तो सी भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल स्टडी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस पैसेज में जो भी चर्चा किया गया है तो वो तो बात नहीं किया गया कि कैसा प्रैक्टिकल स्टडी होना चाहिए नेचर के बारे में,
प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो चर्चा, एनिमल्स के बारे में तो खासकर चर्चा तो नहीं किया गया इसमें। मतलब कि इस पैसेज में हम लोग किसी नेचर के स्टडी के बारे में नहीं कर रहे हैं, नेचर से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि हो सकता है वो चर्चा कर रहे हैं, उसके स्टडी के बारे में हम नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपका डी नंबर भी नहीं होगा, इससे आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों में से कौन सा सही है। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, सुंदरता जो होती है केवल स्किन डीप होती है। स्किन डीप का आपको एक सिनोनिम याद कर लीजिए, स्किन डीप का मतलब होता है शैलो। शैलो मतलब ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग होती है वो। तो जो हम लोग को इन्फाइनाइट सेटिस्फैक्शन जो दे रहा है हम लोग को नेचर, वो कैसे देगा नेचर, इन्फाइनाइट कब होगा, केवल ऊपरी हम लोग देखने से हो जाएगा क्या इन्फाइनाइट सेटिस्फैक्शन। यहाँ बोल रहा है ना कि ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ब्यूटी किसी की भी होती है, कोई भी सुंदरता होती है वो आंतरिक होती है किसी के, और वही आंतरिक से ही हम लोग को क्या होता है, हम लोग को एक इन्फाइनाइट सेटिस्फैक्शन मिलता है देख के। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि ब्यूटी क्या होता है, केवल ऊपरी बात होती है, अंदर में उसका वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये बात तो गलत है, तो आपका एक नंबर ये नहीं होगा। दूसरा लिखा है एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन इट्स नेचुरल स्टेट, मतलब कि सभी चीज जो होती है वो नेचुरल स्टेट में, अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या होती है, सुंदर होती है। तो यहाँ पे पूरे पैसेज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, केवल नेचर के बारे में ना, सब चीज के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, केवल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। इसी कारण आपका 2 नंबर भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ब्यूटी इन नेचर, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वही मैं बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को कि नेचर के ब्यूटी के बारे में बात हो रहा है जो हम लोग को इन्फाइनाइट सेटिस्फैक्शन देता है। इसी कारण आंसर आपका सी होना चाहिए। डी देखिए, नेचर इज मोरल टीचर, नेचर क्या है, एक नैतिक शिक्षा की तरह, ये हम लोग को नैतिकता सिखाता है। नैतिकता के बारे में तो बात हो ही नहीं है यहाँ पे, तो आपका डी नंबर तो होगा ही नहीं। इसे आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट, राइटर क्या सजेस्ट करता है, क्या एडवाइस दे रहा है राइटर इस पैसेज में। 4 ऑप्शन देखिए, वी शुड नॉट मॉडर्नाइज सो दैट नेचर कैन बी प्रिजर्व, हम लोग को मॉडर्नाइज नहीं होना चाहिए, हम लोग को आधुनिकीकरण नहीं अपनाना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रकृति को प्रिजर्व कर सके, बचा सके, उसको संरक्षित कर सके। वो तो बोल रहा है कि आप मॉडर्नाइजेशन भी करिए, लेकिन उसको प्रिजर्व भी करिए, प्रिजर्व करने का तरीका भी सोचिए। तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसमें तो सीधे बोल रहा है कि हम लोग को मॉडर्नाइज करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन नहीं बोला, था बोला कि मॉडर्नाइज कर भी सकते हैं लेकिन नेचर को बचाते हुए, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी देखिए, व्हाइल मॉडर्नाइजिंग वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कंप्लीटली, हाँ ये ऑप्शन एक हो सकता है कि जब हम लोग मॉडर्नाइजिंग कर रहे हैं, हम लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होना चाहिए, हम लोग केयरफुल होना चाहिए। किस चीज के केयरफुल होना चाहिए, नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से नेचर को डिस्ट्रॉय ना कर दे, उस चीज के बारे में हम लोग को केयरफुल होना चाहिए। तो आंसर आपका ये लग सकता है कि हाँ ये होगा सी, ऑल नेचर हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय मॉडर्न लिविंग, मतलब कि सभी नेचर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए मॉडर्न लिविंग के द्वारा। ऐसा बात भी नहीं बोला गया मॉडर्न के पूरा डिस्ट्रॉय करने को, तो बात नहीं बोल रहा है यहाँ पे। सी नंबर भी आपका नहीं होगा। कार्विंग आउट नेचुरल रिजर्व्स विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, देखिए एक कार्विंग आउट के बारे में बात किया गया था। कार्विंग आउट क्या किया गया था, कार्विंग आउट मतलब कुछ हटा देना वहां से, मतलब कि नेचर को नेचुरल जो रिजर्व है उनको कार्व आउट करके उनके अलग से एक रास्ता बनाइए आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। आप इसको पूरा मत हटा दीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी जो ऑप्शन है क्या बोल रहा है, कार्विंग आउट नेचुरल रिजर्व्स विल हैम्पर, हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। अगर नेचुरल रिजर्व को हम लोग कार्व आउट करेंगे तो वो रुकावट पैदा करेगा क्या चीज में, इंडस्ट्री के ग्रोथ में। लेकिन यहाँ पैसेज में तो वैसा नहीं बात बोला गया, पैसेज में बोला है कार्व आउट करिए, कार्व आउट करके एक तरीका अपनाइए ताकि उससे मॉडर्नाइजेशन भी हो सके और नेचर को भी बचाया जा सके। वो हैम्पर प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसी कारण डी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या बचा, बी सबसे एप्रोप्रिएट यही लग रहा है। यही इसी बात में चर्चा भी किया गया था कि आधुनिकीकरण करते हुए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को नेचर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने से क्या होना चाहिए, बचाना चाहिए। ये सावधानी हम लोग को बरतना है कि भैया नेचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो। फोर्थ नंबर है, व्हाट डज स्ट्रगल इन द पैसेज मीन, इस पैसेज में स्ट्रगल का मतलब क्या था। स्ट्रगल वर्ड यूज किया गया था ना एक जगह, यहां पे देखें, यहां पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रगल किस चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग, प्लांट्स को सेव करने के लिए, यानी नेचर को सेव करने के लिए। एक तरह से ये बात हो गया,
इसमें आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। Man's मैन्स स्ट्रगल टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। मैन का स्ट्रगल बताया गया है कि आदमी का संघर्ष ताकि वो इस जीवन में क्या कर सके, इस जिंदगी इस दुनिया में अपना अस्तित्व बचा सके। एक ये बात बोल रहा है। दूसरा क्या है, मैन्स स्ट्रगल टू सेव नेचर। वहां भी अभी मैंने पैसेज में दिखाया क्या लिखा होता है, मैन्स स्ट्रगल टू सेव प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, नेचर ही है ना, तो उसी के बारे में बात हो रही है। इसलिए आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, बी नंबर। आपको बाकी दो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि वही है तो ये दोनों देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे देख लेते हैं, मैन्स स्ट्रगल टू कैच अप विथ मॉडर्न ट्रेंड्स। मतलब मैन का संघर्ष किस चीज के लिए है, टू कैच अप यानी बराबरी कर सके मॉडर्न ट्रेंड से। यानी आज के दौर में जो भी चीज चल रहा है, आज के दौर में ट्रेंड मतलब दौर, जो प्रचलन है, आज के आधुनिक प्रचलन जो चल रहा है उसके साथ आदमी का संघर्ष जारी है ताकि उसकी बराबरी वो कर सके। तो उसके बारे में बातें हो गया। यहाँ स्ट्रगल किस चीज को लेके है, नेचर को लेके, नेचर को बचा सके उसको लेके। मैन्स स्ट्रगल टू कंजर्व ऑक्सीजन। मैन का स्ट्रगल है किस चीज को लेके, ताकि वो ऑक्सीजन का कंजर्व कर सके, संरक्षित कर सके। इसके बारे में नहीं बात बोला गया है। मेन तो आपका ये है कि क्या, कि मैन्स स्ट्रगल टू सेव नेचर। ये अगर नेचर सेव कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ऑक्सीजन भी सेव हो जाएगा, है कि नहीं। और उससे मैन्स का स्ट्रगल जो एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, उससे क्या होगा, उससे आदमी का अस्तित्व भी बना रहेगा उस दुनिया में। तो ये ऑप्शन से आपका ये दोनों भी इस हाँ सेटिस्फाई करेगा। ये ऑप्शन होने के बाद ही आपका ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। इसे का आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक ही इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। ये 4 क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है, जितना भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया उसको नोट डाउन करते रहिएगा। अब आइए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें किचन गार्डन के बारे में कुछ बातें हो रही है। किचन गार्डन टुडे इज ड्रिवन बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। एस्थेटिक्स मतलब होता है सौंदर्यीकरण, कोई चीज का ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्य के बारे में बात हो रही है। नेसेसिटी मतलब जरूरत। जो किचन गार्डन जो है, आज का जो किचन गार्डन टुडे, आज का जो किचन गार्डन है, इज ड्रिवन बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। आज का जो किचन गार्डन है वो सौंदर्यीकरण और जरूरत, ठीक है, सौंदर्यीकरण और जरूरत दोनों से वो क्या है, प्रेरित है। ड्रिवन बाय मतलब होता है प्रेरित होना उसी से, ठीक है। तो उसी दोनों से ये चीज क्या है, प्रेरित है। आज का किचन गार्डन सौंदर्यीकरण से और आपको नेसेसिटी से यानी जरूरत से, यानी ये दोनों चीज क्या करता है, ये दोनों चीज रहेगा। तो आज का किचन गार्डन का दौर वैसे ही चल रहा है कि आज के किचन गार्डन में सौंदर्यीकरण भी दिखा जा रहा है और उसका जरूरत भी दिखा जा रहा है। यानी गार्डन में जो जो चीज आप उपज करते हैं, जो जो चीज आप ये बोते हैं और उसका जो उपज निकलता है, तो उसमें आपको सौंदर्यीकरण भी दिखता है और नेसेसिटी भी दिखता है। तो आज का किचन गार्डन वैसे ही है जो दोनों से प्रेरित है, नेसेसिटी से और एस्थेटिक से। एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्यीकरण के विषय से रिलेटेड, नहीं सौंदर्यीकरण से रिलेटेड बात हो रही है, उसका मतलब होता है एस्थेटिक। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर कंबाइंड विथ हर्ब्स, एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स एंड फ्रूट ट्रीज इन क्रिएटिव वेज। देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है आपका हर्ब्स। हर्ब्स मतलब औषधि, जो औषधि हम लोग यूज करते हैं वो हर्ब्स हो गया। एनुअल मतलब वार्षिक। पेरेनियल मतलब होता है जो 12 मास रहे। एक होता है वार्षिक, जैसे हम लोग सुनते हैं कि कोई कोई पौधा क्या होता है कि साल में एक ही बार होता है, उसके बाद से फिर नहीं होगा। कुछ होता है पेरेनियल पौधे जो साल में हर बार होंगे, हर समय 12 मास आपको वो मिलते रहेगा वो सामान उसका, तो वो होता है आपका पेरेनियल, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, ए ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर कंबाइंड विथ हर्ब्स। मतलब कि जो इतना ज्यादा वैरायटी है किस चीज का, वेजिटेबल्स का, वो कंबाइंड है, वो मिला हुआ है। वो मिला हुआ है किस तरह से, इन क्रिएटिव वेज, यानी रचनात्मक तरीके से मिला हुआ है। तो रचनात्मक तरीके से कैसे मिला हुआ है, तो हर्ब से मिला हुआ है, वार्षिक यानी एनुअल, एंड पेरेनियल जो वार्षिक हो, चाहे जो 12 मास जो फ्लावर जो फूल मिलते हैं और जो फ्रूट ट्रीज होते हैं, यानी फ्लावर और फ्रूट के जो ट्रीज होते हैं उनसे मिला हुआ है रचनात्मक तरीकों से, इन क्रिएटिव वे। यानी ये कहा गया है ये सेंटेंस में कि जितना भी ग्रेट वैरायटी है वेजिटेबल्स का वो कॉम्बाइन किया गया है हर्ब से, एनुअल और पेरिनियल फ्लावर एंड फ्रूट ट्रीज से। किस तरीके से, एक रचनात्मक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ किचन गार्डन डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। जो किचन गार्डन का जो ये कॉन्सेप्ट जो आया ना, जो विचार आया, वो डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड, ये बहुत ही पुराना है। डेट्स बैक मतलब क्या हो गया,
पीछे का बात कर रहा है, पास्ट का बात कर रहा है। तो कितना पास्ट? तो सेवरल थाउजेंड ईयर, कितने हजारों साल पुराना का ये कॉन्सेप्ट है ये किचन गार्डन। बाय 2700 BC the Egyptian had a recorded history of growing over 500 herbs which were used as drugs to cure illness। अब बोला ना अभी यहाँ पे कि dates back to several thousand years, हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है किचन गार्डन का। तो उसी में इसने क्या कहा कि जो 2700 बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो 2700 बिफोर क्राइस्ट के पहले द इजिप्शियन हैड ए रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो इजिप्शियन लोग थे, इजिप्ट के जो लोग थे, उनका एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री रहा है। वो हिस्ट्री क्या रहा है, किस चीज का? ऑफ ग्रोइंग ओवर 500 हर्ब्स, सॉरी हाँ, कम से कम ओवर 500, ओवर का मतलब क्या हो गया? 500 से लगभग ज्यादा, हाँ लगभग 500 से ज्यादा हर्ब्स उगाने का इन लोगों का रिकॉर्ड रहा है। ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है, हिस्ट्री है उन लोग के उसमें रिकॉर्ड में। विच वर यूज, ये विच किसके लिए है यहाँ पे? विच आपका है हर्ब्स के लिए, हाँ। तो ये हर्ब्स जो है इनका यूज किया जाता था किस चीज के लिए? ड्रग्स के लिए, ड्रग्स यानी मेडिसिन के लिए, दवा के लिए। दवा किस चीज के लिए? टू क्योर इलनेस, बीमारी का उपचार करने के लिए, इलाज करने के लिए। क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज करना। तो इनका हिस्ट्री रहा चुका है इजिप्शियन लोग का कि 500 से ज्यादा ये लोग औषधि उपजाते थे जिनका यूज किया जाता था दवा के रूप में। और दवा का यूज क्या है के लिए किया जाता था? टू क्योर इलनेस, बीमारी का इलाज करने के लिए। इन टूडेज इंडिया हर्बल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, यानी किस टाइप का हर्बल? मतलब मेडिसिन के रूप में भी हो और एरोमेटिक भी हो। एरोमेटिक मतलब सुगंधित जैसा हो, ठीक है। प्लांट्स आर, यानी हर्बल प्लांट्स आर द न्यू एंट्रेंट्स इन इंडियन गार्डन, इन इंडिया गार्डन्स। एंट्रेंट्स का मतलब होता है, न्यू एंट्रेंट्स का मतलब है जो नया नया जो चीज प्रवेश हुआ है, हाँ नया प्रवेशक, यानी नया नया की चीज क्या आया है, वही बोला। आज के इंडिया का जो हर्बल प्लांट सब है उसमें नया नया तरह का प्रवेशक हुआ है। किस चीज का? मतलब इंडियन गार्डन में किस चीज का प्रवेश हुआ है? ये मेडिसिनल और एरोमेटिक हर्बल प्लांट्स का, इस तरह के प्लांट्स का क्या हुआ है? नया नया एंट्री हुआ है आज के इंडियन गार्डन में। एज इन cities, people mostly reside in high-rise apartment. Kitchen gardens in roofs or terraces are coming up, where pot culture is the current trend. तो एज इन सिटी, जैसा कि सिटी में हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं? रिसाइड मतलब रहना, कहाँ रहते हैं? हाई राइज अपार्टमेंट। हाई राइज अपार्टमेंट का मतलब हो गया ऊंची ऊंची बिल्डिंगे। सबको शहर में क्या है? शहर में आपको रहने की जगह ज्यादा है नहीं, जमीन उतना है नहीं, तो लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाते हैं, उसी में लोग रहते हैं। तो वहां बड़े बड़े अपार्टमेंट तो गार्डन की सुविधा तो मिलती नहीं है। वही बात को यहाँ ये बोला ऑथर कि जैसा कि शहरों में पीपुल मोस्टली रिसाइड, लोग ज्यादातर रहते हैं कहाँ पे? हाई राइज अपार्टमेंट में, एक बड़े से अपार्टमेंट में। किचन गार्डन्स इन रूफ्स और टेरेसेज आर कमिंग अप। जो किचन गार्डन है, अब उन लोग को ही मन करता है कि हम लोग भी कुछ कुछ उपजाएं हम लोग, तो उन लोग का जो किचन गार्डन है वो कहाँ? वो रूफ पे यानी छत पे, और टेरेसेस का मतलब होता है एक छत का ही एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या? टेरेसेस, ठीक है। दोनों का मतलब वही हुआ। तो छत पे वो सब क्या हो रहे हैं? वो किचन गार्डन आर कमिंग अप, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? वो आ रहे हैं, ठीक है। वेयर पॉट कल्चर इज द करेंट ट्रेंड, जहां पे क्या हो रहा है? पॉट कल्चर का ट्रेंड आजकल चल रहा है। पॉट कल्चर का मतलब ये हो गया आपका गमला, गमला में जो फूल लगाते हैं ना हम लोग, देखिए फूल उग गया है वो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, इस गमले को बोलते हैं क्या? पॉट। तो वही पॉट कल्चर आजकल क्या हो रहा है? लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट में लोग गमले खरीद खरीद के विभिन्न विभिन्न तरीकों से क्या करते हैं? लोग गमला लगाते हैं, ठीक है। तो वही बात को यहाँ बोला गया कि हाई राइज अपार्टमेंट के चलते अब लोग क्या कर रहे हैं? किचन गार्डन को लोग रूफ और टेरेसेस पे लगा रहे हैं धीरे धीरे। मैंने अभी नया नया आ रहा है ये चीज, और यही पॉट कल्चर क्या है? यही पॉट कल्चर आपका ये गमला लगाने का जो कल्चर है, ये आजकल क्या चल रहा है? करंट ट्रेंड में चल रहा है, आज के दौर में यही चल रहा है। टुडे हर्ब्स आर एप्रिशिएटेड फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर। आज के जो हर्ब्स हैं, जो औषधियां यूज कर रहे हैं हम लोग, आर एप्रिशिएटेड, यानी उनको सराहाया जा रहा है। कैसे सराहाया जा रहा है? फॉर देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता के लिए, एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर में भी जो यूज करते हैं, किसी के इलाज के लिए भी जो यूज करते हैं, तो उससे वो उनका क्या किया जा रहा है? उनको सराहाया जा रहा है। आज का जो हर्ब्स है, शेफ्स यूज हर्ब्स टू लिव इन देयर डिशेज।
जो शेफ होते हैं, शेफ मतलब जो खाना बनाते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं? शेफ। जो आपको होटल में या ये सब में जो कुक वगैरह होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शेफ बोला जाता है। तो शेफ वही हर्ब को यूज करते हैं क्या करने के लिए? टू लिव इन देयर डिशेज। लिव इन का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा उसमें टेस्ट जगाने के लिए, यानी उस डिश को, जो डिश बना रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, उसके टेस्ट को और अच्छा करने के लिए। तो वो मतलब होता है लिव इन का मतलब कोई चीज को और बढ़ा देना, उस चीज को, उसकी सुंदरता या उसके टेस्ट को बढ़ा देना। ठीक है, तो सेफ यूज करते हैं हर्ब क्या करने के लिए? टू लिव इन देयर डिशेज, अपने फूड को और अच्छा करने के लिए। सो इसीलिए हर्ब्स इन इंडियन किचन गार्डन इज को एग्जिस्टिंग विथ एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स। इसीलिए जो इंडियन किचन में जो हर्ब्स यूज किया जाता है, इंडियन किचन गार्डन में जो हर्ब्स यूज किया जाता है, इज को एग्जिस्टिंग, वो साथ साथ रह रहा है। किसके साथ? विथ एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर। यानी किचन गार्डन में अब क्या किया जा रहा है? जो वार्षिक फ्लावर होते हैं, जो साल में 1 ही 2 बार होते हैं, और जो पेरेनियल फ्लावर है, जो 12 मास होते हैं, उन दोनों को एक साथ यानी को एग्जिस्ट करके किचन गार्डन में क्या किया जा रहा है? उनको उपजाया जा रहा है और इस तरह से उनका यूज किया जा रहा है। चलिए, यहीं तक था पैसेज। तो इस पैसेज में आपको हाँ, इस पैसेज में आपको ये चीज क्लियर हो गया कि यहां किचन गार्डन की बात हो रही है। किचन गार्डन का मतलब क्या हुआ? क्या समझे आप लोग? किचन गार्डन का मतलब, किचन इसलिए वर्ड यूज करा। गार्डन का मतलब आप लोग को पता है, बगीचा होता है। बगीचा में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, फूल पत्तियां बहुत तरह की होती हैं। किचन वर्ड क्यों यूज कर दिया साथ में? किचन गार्डन इसलिए यूज किया कि हम लोग इस तरह का चीज उपजा रहे हैं जो हम लोग अपने किचन में भी यूज कर सके। किचन का मतलब क्या? किचन में ही ना खाना बनता है, तो उस खाने में भी उस औषधिया का, उस विभिन्न तरह के जो हर्ब्स जो उपजाए जा रहे हैं उनका भी यूज किया जा सके। इसलिए ये वर्ड यूज किया गया क्या? किचन गार्डन। कि ऐसा चीज उगाओ जिसमें कुछ हर्ब्स भी हो, सौंदर्य भी हो, सब चीज हो। तो इसीलिए इसका वर्ड यूज किया गया है क्या? किचन गार्डन। आज पूरे पैसेज में आपको बताया गया है किस इसके बारे में, कि किस तरह से किचन गार्डन का यूज हम लोग को करना है। क्लियर है ये बात? चलिए, अब आइए क्वेश्चन देखिए। द इजिप्शियन यूज्ड टू ग्रो ओवर 500 हर्ब्स टू। इजिप्शियन जो थे 500 हर्ब उपजाया करते थे। ओवर 500 500 से ज्यादा। किस चीज के लिए? टू गार्निश देयर फूड। गार्निश मतलब होता है सजाना, अपने फूड को सजाने के लिए। टू क्योर इलनेस, इलनेस को क्योर करने के लिए। यही बात आपको यहाँ पे दिखाया गया था। देखिए यहाँ पे देखिए, विच वर यूज्ड एज ड्रग्स टू क्योर इलनेस, ये बात बोला गया है। तो जब ये चीज क्लियर लिखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का थीम क्या था? किस चीज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग? शुरू से बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? किचन गार्डन के बारे में। तो पैसेज का थीम क्या, ये क्या होगा आपका? किचन गार्डन होगा। एट प्रेजेंट किचन गार्डन, आज के डेट में किचन गार्डन क्या करता है? सेटिस्फाई आवर सेंस ऑफ ब्यूटी, यानी एक से सौंदर्य जो होता है उस सौंदर्य के सेंस को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। दूसरा, फुलफिल आवर नीड, हमारे जरूरतों को भी पूरा करता है। सी में बोल रहा है ए एंड बी, यानी दोनों ही बात बोला गया है। और डी बोला है सप्लाई अस विथ मेडिसिन, यानी ये हम लोग केवल मेडिसिन सप्लाई करता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा आपका सी नंबर। ये फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ था। आइए फिर से चलते हैं पैसेज पे। आपका फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ था, किचन गार्डन इज ड्रिवन बाय बोथ एस्थेटिक एंड नेसेसिटी। एस्थेटिक मतलब सौंदर्यीकरण और जरूरत। ठीक है, यानी जो हम लोग के ब्यूटी को क्या करे? सेटिस्फाई करे, सेंस ऑफ ब्यूटी को सेटिस्फाई करे। इसे आपका ए भी हो जाएगा और नेसेसिटी के लिए ये बात हो जाएगी बी नंबर। तो दोनों आंसर तो हो नहीं सकता, इसे आंसर क्या होगा? सी। सी में आपका ए एंड बी दोनों आपका दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेनियल? पूछ रहा है पेरेनियल जो वर्ड यूज किया गया, जो मैंने बताया अभी आपको, पेरेनियल फ्लावर या पेरेनियल फ्रूट, उसका मतलब क्या है? जो 12 मास चले, यानी हमेशा चलते रहे। 12 मास मतलब क्या है? यानी ये 12 महीना चला फिर अगला 12 महीना नहीं चलेगा। कहने का मतलब क्या? हर समय ये चलता रहे, यानी लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये कभी खत्म नहीं हो। तो कभी खत्म नहीं हो, तो इसलिए पेरेनियल का यहाँ पे मीनिंग का हो जाएगा क्या?
एवर लास्टिंग, जो हमेशा बरकरार रहे, कभी उसका खात्मा नहीं हो। बाकी जो लिखा मोर्टल मतलब मरणशील यानी मर जाना, एंडिंग मतलब खत्म हो जाना, और लास्टिंग मतलब कि कुछ समय तक चल बने रहना, बाद में फिर वो भी खत्म हो जाना। लेकिन एवर लास्टिंग मतलब यानी कभी खत्म नहीं होना, हमेशा बरकरार रहे। इसी पेरिनियल का पूछ रहा है मीनिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। शेफ्स यूज हर्ब्स, शेफ्स हर्ब्स का यूज करते हैं क्या चीज के लिए? किचन के ब्यूटिफिकेशन के लिए? नहीं, किचन को थोड़े ब्यूटीफाई करना है, जो डिश बना रहा है उसको ना अच्छा करना है उसको। टू क्योर इलनेस, सेफ यूज करते हैं इलनेस को क्योर करने के लिए? नहीं। तीसरा देखिए, टू इनलिवेंट सीजनल फ्लावर्स, यानी जो सीजनल फ्लावर है उसको अच्छे तरह से दिखाने के लिए। तो सीजनल फ्लावर थोड़े बना रहा है वो, मतलब कि सीजनल फ्लावर मतलब कि जो सीजन जो होते हैं ना, सीजनल फ्लावर मतलब क्या हुआ, जो वर्षा के ऋतु में हुए, चाहे जाड़े के ऋतु में होते हैं, चाहे समर सीजन में होते हैं, उस तरह का बात कर रहा है। तो उसके लिए तो ये नहीं किया गया था। डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, टू मार्क फूड टेस्टियर, जो यहां बात बोला गया, देखिए ध्यान से, फिर से आइए पैसेज पे। सेफ यूज हर्ब्स टू लिव इन देयर डिशेज, अपने डिश के सौंदर्यकरण और उसकी ये टेस्ट को और क्या करने के लिए, इनहैंस करने के लिए और अच्छा बढ़ाने के लिए, उसके लिए यूज किया गया था ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, टू मार्क फूड टेस्टियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन इतना ही था आपका। तो ये दोनों पैसेज हो गए, ये दोनों पैसेज में जितना भी वर्ड मीनिंग है, फिर वही मैं बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जितना भी वर्ड मीनिंग है उसको क्या करेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से, अथवा जोश बना के रखिए। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग कॉमेंट करिए आप लोग कि हाँ कितना चीज समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तभी मैं उसको और अच्छी तरह से बता सकूंगा। मुझे पता नहीं चलेगा, आप लोग कॉमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। एक एक करके आपको सारे पॉइंट बताए जाएंगे। अभी 24 तारीख का जो एग्जाम है उसको लेकर मैं फोकस्ड हूँ, उसके बाद आपको रिस्पांस आप लोग अच्छा रहेगा तो धीरे धीरे करके सारे टॉपिक पे एक एक करके विस्तार से चर्चा होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का आर्टिकल 3 क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल से। ठीक है, तो आर्टिकल से मैंने कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है, आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं। कल मैंने कुछ आर्टिकल के बारे में कुछ चर्चा की थी कल मैंने। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव सेंट फॉर डैश ऑपरेटर। मैंने सेंट फॉर का मतलब क्या होता है, किसी को बुलावा भेजना। ठीक है ना, सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना। तो किसका बुलावा भेजा है, किसी ऑपरेटर का, समझे। तो ऑपरेटर का है, ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर भी है तो, और अ से शुरू भी हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अ आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए आपका, एन ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर के बारे में तो पता तो नहीं ना कौन सा ऑपरेटर। तो ये इंडिफिनिट है, तो इंडिफिनिट तो यहाँ क्या लग जाएगा आपको, एन लग गया। नेक्स्ट देखिए, द सन सेट्स इन डैश वेस्ट। देखिए सन जो है वेस्ट में क्या होता है, डूबता है। वेस्ट क्या आपका है, एक डायरेक्शन बताता है। तो आर्टिकल में डायरेक्शन के पहले क्या होता है, आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, और अगर डायरेक्शन के साथ, एक तो आपको पता चल गया कि डायरेक्शन के साथ आप क्या, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड, जितना तरह का भी दिशा है उस सारी दिशा में क्या करेंगे, उसके पहले द का यूज करेंगे। द का यूज तब नहीं करेंगे जब उसके साथ क्या होगा, किसी जगह का नाम जुड़ा रहेगा। जैसा अगर आप बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट तो आपका हो गया आपका डायरेक्शन, अब बंगाल आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं किसी जगह का नाम, तो जब इसके साथ जुड़ेंगे तो आप द वेस्ट बंगाल नहीं बोलेंगे, केवल वेस्ट बंगाल बोलेंगे। और ऐसे किसी जगह का नाम नहीं रहेगा तो आप उस केस में क्या करेंगे, द का यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द वेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट डैश 100 पर्सन्स वर अरेस्टेड। देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, लिख रहा है कम से कम 100 लोग वहां अरेस्ट किए गए थे। अब देखिए यहां ध्यान समझिए इस आंसर को। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए आपका 100 दिया हुआ है तो क्या होना चाहिए आंसर, ए नंबर, लेकिन ए आपका होगा नहीं। ध्यान समझिए इस बात को, यहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है, 100 पर्सन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, 100 यहाँ पे क्या है, 100 एक संख्या, एक नंबर है ये। ठीक है, आपका नाउन तो यहाँ है ना, ये पर्सन्स के बारे में। पर्सन क्या एक ही है यहाँ पे, पर्सन्स बहुत है। तो जब बहुत पर्सन्स है तो फिर ए का तो यूज तो होगा नहीं। अब देखिए मैंने बताया था आप लोग को, जो लोग पुराने स्टूडेंट उन लोगों को पता होगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ए और एन का मतलब क्या होता है, एक या कोई, इसको बोलेंगे या तो वन
या एनी, यही बोलते हैं। ए और एन का मतलब क्या होता है? वन या एनी। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप है, यहाँ पे इस ग्रुप में बहुत सारे लड़के सब हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? देखो यहाँ ध्यान से, बहुत सारे लड़के लोग हैं, ये पॉइंट जितना भी दिया गया, मान लो बहुत सारे कुछ पर्सन लोग यहाँ खड़े हैं, और इस पर्सन में से किसी एक के बारे में बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में, और उस पर्टिकुलर के बारे में ना मैं जानता हूँ ना लिसनर जानता है, कोई नहीं जानता है। तब उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में यहाँ इसके लिए हम लोग ए या एन का यूज कर सकते हैं। यानी मतलब क्या, ये ए और एन का मतलब यहाँ क्या हो गया? वन। कोई एक के बारे में बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रहा है, तो वहां पे यूज कर लेंगे क्या? वन। यानी यहाँ ए और एन का मतलब यहाँ क्या हो गया? वन। समझिए बात को, इतना लोग का ग्रुप है, उसमें ये सब पर्सन सब है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का बात हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का बात हो रहा है, तो वहां ए और एन का मतलब क्या हो गया? वन। यानी किसी एक का बात हो रहा है, ठीक है, तब उस केस में ए और एन यूज करते हैं। अब देखिए, अब इसी में किसी जनरल का बात हो रहा हो, किसी भी कोई पर्सन का बात हो रहा हो, एकदम जनरल का बात हो, तो जनरल के बात के लिए ए और एन का यूज क्या हो जाता है? एनी का यूज होता है। यानी कहने का सेंस ये है कि दोनों का मतलब तो वन और एनी दोनों है। वन तब होगा जब उस ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, और उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में किसी को नहीं पता है, तो वहां पे हम ए और एन यूज कर सकते हैं। एनी का मतलब होता है एनी इन जनरल, किसी जनरल किसी के बारे में बात हो रही है, यानी किसी कोई का भी बात हो रहा होगा, तो उस केस में भी एनी, उस केस में ए और एन का मतलब क्या हो जाता है? एनी। लेकिन यहां देखिए अब क्या बात हो रही है, यहां बोल रहा है एटलीस्ट डैश 100%। यहां पे जोर किस पे आ रहा है? 100 पे। इस 100 लोग के बारे में बात हो रही है ना, कि यही 100 लोग क्या हुए? अरेस्ट हुए, है कि नहीं? तो ये क्या है? एक नंबर है। तो नंबर है, तो जो नंबर पे जब जोर दे रहे हैं, और ए और एन का मतलब अभी बताएं कि वन या एनी, कोई नंबर नहीं होगा ये, ठीक है ना? तो यहां जब नंबर पे जोर दे रहे हैं, तब यहां ए और एन का यूज करना गलत हो जाएगा, समझे? द तो यूज यहां कर नहीं सकते हैं, क्योंकि द क्या है आपका? डेफिनिट है। तो डेफिनिट है तो भैया यहां डेफिनिट पर्सन के बारे में बात तो नहीं हो रही है। यहां बोल रही है कम से कम 100 पर्सन क्या हो गए? अरेस्ट हो गए, ये बात हो रही है। तो जो नंबर पे जब जोर आएगा, सेंटेंस देख के लगेगा कि हाँ किसी नंबर पे जोर दिया जा रहा है उस सेंटेंस में, तब उस केस में कोई भी आर्टिकल का यूज यहां पे नहीं होगा। हाँ, अगर उस नंबर पे जोर दिया जा रहा है, उस नंबर से रिलेटेड जो भी नाउन का यूज किया गया है, और उस नाउन के बारे में अगर चर्चा किया गया है, तब उस केस में क्या यूज कर सकते थे? डेफिनिट, समझे? और ऐसे यहां ऐसा कुछ चर्चा नहीं किया गया है, इसी कारण इस तीनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसे आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। एटलीस्ट 100 पर्सन्स वर अरेस्टेड। यहां पे नन ऑफ दीज हो गया, तो इसका मतलब आप यहां पे क्या लिख सकते थे? 1, एटलीस्ट 100 पर्सन्स अरेस्टेड, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, कुछ भी आप लिख सकते थे, लेकिन यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते थे। अब एक और बात जानिए, किसी किसी किताब में, ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो वहां पे कहीं कहीं किसी ने कहा था कि आंसर क्या होना चाहिए? ए नंबर। ये इसलिए हो जाता है कि कहीं कहीं आप यूएस ग्रामर की किताबें पढ़ेगा, यूएस इंग्लिश से पढ़ेगा, तो वहां पे ए और 1 का यूज सेम मान लिया है। वो आप A100 ही बोलिए चाहे 100, वो दोनों को मान लिया है। लेकिन मेरे ख्याल से जब यहाँ नंबर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए एन का यूज कब करते हैं? कॉमन नाउन के पहले। और यहाँ वैसे भी पर्सन है, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा तो ए और एन तो यूज वैसे भी नहीं होगा। और द का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके बारे में चर्चा नहीं किया गया, कौन से पर्सन, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं। तो तीनों नहीं होगा तो फिर क्या आंसर बचा आपका? नॉन ऑफ दीज। लेकिन किसी किसी किताब में ए और 1 दोनों को सही माना गया है, तो बहुत लोग क्या करते हैं? ए को भी सही मारते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपका ए या आपका यहाँ क्या होगा? गलत होगा। इसी का यहाँ पे आंसर क्या मानेंगे आप लोग? नॉन ऑफ दीज। इसी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, PQRS आप लोग का आ गया है। PQRS के बारे में चर्चा की जाएंगे आगे भी, लेकिन इसको एक एक करके पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, लेकिन आज नहीं चलेंगे। आज हम लोग जो लोग पुराने स्टूडेंट, जो लोग जानते होंगे थोड़े बहुत कैसे मैंने उनको समझाया था, तो उसी ट्रिक पे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस 2 मिनट का लाइन सुन लीजिए अब मेरा, कि इसमें ज़्यादा कुछ रूल वगैरह नहीं है PQRS में। PQRS में बस ये ध्यान रखना है, हम लोग क्या खोजना होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। हाँ, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट खोजते हैं, फिर वर्ब खोजते हैं, और फिर लास्ट में जो बचा कुछ है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपका जो भी होगा वो क्या होगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, कहीं अगर सेंटेंस में कहीं अगर देयर या इट का यूज किया गया है, तो चांसेस रहेगा कि सेंटेंस का शुरुआत क्या चीज से होगा?
देयर या इट से होता है सेंटेंस का शुरुआत। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट होगा तो या तो नाउन या प्रोनाउन। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? PQRS लिखा हुआ है। इसी को सजा के यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दे दिया है कि इसको सजाओ, इसको सजा के इसको आंसर दो। अब देखिए लिखा हुआ है न्यू मेंबर्स। न्यू मेंबर्स के बारे में बात होती है, ये क्या है? एक सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन है ये, तो एक सब्जेक्ट ये हो सकता है, एक सब्जेक्ट आपका ये हो सकता है द पर्पस ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग का उद्देश्य। ठीक है ना, तो आपका एक ये सब्जेक्ट ये हो सकता है, या तो P या तो R। अब मान लीजिए या तो P होगा या तो R होगा। अब देखिए यहाँ पे न्यू मेंबर्स लिखा हुआ है, तो न्यू मेंबर्स है तो ये एक आदमी के बाद, एक मेंबर की बात हो रही है कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा की हो रही है, तो एक से ज्यादा की हो रही है। हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो यहाँ ईज लगा हुआ है, तो ईज तो इसके लिए तो नहीं होगा, न्यू मेंबर्स के लिए, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। दूसरा ऑप्शन देखिए द पर्पस ऑफ द मीटिंग, यहाँ पे पर्पस ऑफ द मीटिंग यानी इसका मतलब क्या हुआ? मीटिंग का उद्देश्य है, तो उद्देश्य आपका क्या हो गया? द पर्पस आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? ये आपका पर्पस क्या है? सिंगुलर में है, ये है कि नहीं? सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। तो शुरुआत होगा आपका क्या चीज से? अब आर से शुरुआत होगा, तो आप आर देखिए ऑप्शन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक ए में, तो आपका बी और डी पे ध्यान आपको नहीं देना है, और आपका मेन फोकस होना चाहिए ए और सी में। द पर्पस ऑफ द मीटिंग, जब पता चल गया ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, तो भैया इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, तो आर के बाद क्या होगा? एस। अब आर के बाद एस देखिए दोनों में से किस में है? ए नंबर में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन फिर भी आइए हम इसको एक नजर देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज, मीटिंग का जो उद्देश्य था वो क्या था? टू इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूस मतलब क्या? परिचय देने के लिए। तो परिचय किसका दोगे? पैसा को इकट्ठा करने का परिचय दोगे, ये परिचय दोगे किसका? न्यू मेंबर का। तो क्या होगा? द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू इंट्रोड्यूस न्यू मेंबर्स एंड टू रेज मनी, यानी इस मीटिंग का पर्पस ये था कि नए मेंबर को क्या किया जाए? इंट्रोड्यूस किया जाए और पैसे कुछ इकट्ठा किया जाए। तो आंसर आपका फाइनल होगा RSPQ। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट, ये आपका देखिए यहाँ इसके पहले PQRS नहीं लिखा हुआ, यानी इसका मतलब क्या? ये आपका फिक्स्ड है। सेंटेंस का शुरुआत आपका एक ये भी तरीका होता है PQRS देने का, स्टार्टिंग में एक सेंटेंस लिखा रहेगा जिसके पहले कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा, या तो हो सकता है कि एक नंबर मेंशन किया रहे लेकिन PQRS मेंशन नहीं किया रहेगा, एक नंबर मेंशन किया रहेगा। इसका मतलब समझ जाएंगे आप लोग क्या, कि सेंटेंस की शुरुआत उसी से हो रही है। तो ये फिक्स है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट है तो एक सब्जेक्ट मिल गया हम लोग को, हाँ सब्जेक्ट मिल गया, तो भैया इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब खोजो, इसमें कहाँ दिया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, चाहे मेन वर्ब तो कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हैड टू, है कि नहीं? तो इंडियन गवर्नमेंट हैड टू, सेंटेंस का शुरुआत क्या चीज होगा? क्यू से। क्यू से वाला सेंटेंस कौन सा है? बी और डी, सी और ए काट दो। द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर, इंडियन गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ा, किस चीज के लिए? तो प्लान फॉर के बाद बताओगे ना किस चीज के लिए, कि सीधे एंड लिख दोगे, एंड तो सीधे लिखोगे नहीं। तो प्लान फॉर किस के लिए? प्लान फॉर बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रहा है उसका संतुलन क्या रहे? बना रहे, तो उसके लिए उन लोगों ने प्लान किया। ठीक है, तो क्यू के बाद क्या आएगा? पी आएगा, और लास्ट में बचा आपका क्या? आर, इसमें तो एस है ही नहीं। तो एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूज कंट्री, और कंट्री के ह्यूज डेवलपमेंट के लिए भी क्या करना था? प्लान तैयार करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? QPR। किसमें है? डी में। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेनी, देखिए इसमें वैसे ही है, मेनी आपका क्या है? फिक्स है। मेनी का मतलब क्या होता है? अनेक। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो ये अपने साथ क्या लेगा? एक नाउन तो लेगा ना, किसी नाउनी की ना विशेषता बताता है एडजेक्टिव। हाँ, अब मेनी का मतलब आप लोग को पता है क्या? अनेकों के सेंस में होता है, यानी बहुत के सेंस में होता है। जब बहुत के सेंस में होता है तो नाउन भी क्या आना चाहिए? प्लूरल। तो खोजिए इस PQRS में प्लूरल कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे इकोनॉमिस्ट, यानी इकोनॉमिस्ट किसको बोलता है? अर्थशास्त्री को। तो अर्थशास्त्रियों के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे अर्थशास्त्री के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। तो आंसर सीधे क्या, सॉरी आंसर करें आपको सीधे, आपको क्या मिला? मेनी किसके लिए यूज किया गया? इसी के लिए। तो सेंटेंस के बाद क्या चीज होगा? क्यू से।
क्यू से होगा तो क्यू वाला सेंटेंस कौन कौन सा है, ए और ये या तो सी। तो मेनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया, ठीक है ना, बहस किया। डैट, क्या बहस किया, तो डैट के बाद आपको फिर से क्या आएगा, एक नया एक क्लॉज शुरू होता है, एक नया एक सेंटेंस शुरू होगा। तो डैट के बाद फिर नया सेंटेंस शुरू होगा तो क्या लेगा, अपने साथ एक सब्जेक्ट भी लेगा, सब्जेक्ट लेगा, वर्ब लेगा। तो नया जो सेंटेंस शुरू होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ दिख रहा है आपको, एस में। फ्री ट्रेड एक सब्जेक्ट हो गया, ई जाकर आ गया वर्ब, तो ई क्यू के बाद सीधे क्या आना चाहिए, एस। तो मेनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट फ्री ट्रेड इज ए मैजिक बुलेट। तो पी क्यू के बाद क्या आया, एस, क्यू के बाद एस किस में, सी में। तो हम लोग को 99% चांस लग रहा है कि आंसर अब यही होगा। मेनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट फ्री ट्रेड इज ए मैजिक बुलेट द क्विकेस्ट। ये क्या है, काफी क्विकेस्ट है, मतलब कि फ्री ट्रेड यानी जो खुला व्यापार बोलते हैं, कि व्यापार करने के लिए पैसे लगते हैं ना आदान प्रदान में, तो ये बोल रहा है खुला जो व्यापार होता है जहां पे कोई बॉर्डर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो खुला जो व्यापार होता है वो लाइक ए मैजिक बुलेट की तरह होता है, एक बुलेट की तरह होता है। बुलेट क्या है, गोली की तरह। तो गोली क्या होता है, खूब तेज चलता है। तो ये बोला द क्विकेस्ट वे, यानी बहुत जल्दीबाजी वाला क्या है, तरीका है। द क्विकेस्ट वे किस चीज करने के लिए, टू फ्यूल ग्रोथ, यानी ग्रोथ को और फ्यूल देने के लिए, और ज्यादा क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। फ्यूल यूज कब क्यों करते हैं हम लोग गाड़ी में, ताकि गाड़ी अच्छे से चले, है कि नहीं, तो वही स्पीड से चले, तो वही फ्यूल गया है, वर्ड यूज किया गया है। तो मेनी जो इकोनॉमिक्स उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि फ्री ट्रेड क्या होता है, एक मैजिक बुलेट है, एक क्विकेस्ट वे है, यानी बहुत क्या होता है, बहुत तेजी वाला एक तरीका है क्या करने के लिए, टू फ्यूल ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। एंड एलिविएट पॉवर्टी। एलिविएट का मतलब कोई चीज को कम कर देना, किसी के प्रभाव को कम कर देना। एलिविएट का मतलब होता है किसी के प्रभाव को कम कर देना। यहाँ किसके प्रभाव को कम कर रहे हो, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, हाँ। तो गरीबी के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फ्री ट्रेड को लागू करना पड़ेगा। वही बात के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, QSPR। कैसे पकड़ा हम लोगों ने, मेनी देखा, मेनी के साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन तो प्लूरल ही आएगा। तो प्लूरल किसमें है, इसमें है, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ सेंटेंस आ रहा है तो डैट आ जा रहा है, डैट के बाद फिर से एक नया क्लॉज शुरू होगा। नया क्लॉज में क्या है, नया सेंटेंस, सॉरी नया सब्जेक्ट और नया वर्ब आएगा। तो नया सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गया, ये हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या मिल गया, क्यू मिला, क्यू के बाद एस मिला, और क्यूकेस्ट वे का बात कर रहा है तो क्यूकेस्ट वे हो गया QSP, और लास्ट में क्या हो गया, आर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, QSPR। चलिए ये आपका फाइनल था, ये आपका। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे PQR से। PQR से क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। जो ये लेवल बताया गया आप लोग को आर्मी कलर के व्यू से, ये लेवल थोड़ा सा बढ़ा के ही दिया गया है। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वही लोग भी जानते होंगे, जो लोगों ने अभी एग्जाम दिया था जनवरी में, उन लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा गया था। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताई जाएंगी वो हल्के से अच्छे लेवल के बताई जाएंगे, ताकि आप लोग किसी भी सिचुएशन के लिए आप लोग क्या करें, तैयार रहें। साथ में आप लोग का ये पैसेज भी हो गया। पैसेज पे एकदम ध्यान देना है, क्योंकि 40 नंबर का पैसेज आता है। तो 40 नंबर को अच्छे तरह से कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप 40 से 100 पहुंचने में आप लोग को दिक्कतें नहीं होंगी। जितने भी वर्डिंग बताए गए हैं सारे वर्डिंग को अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम सॉल्व करने में। आगे क्लास में हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।